हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग NISCL AO के इंटरव्यू की तैयारी करना शुरू करेंगे। टोटल सीरीज 4 वीडियोस की होगी। 40 क्वेश्चंस इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 10 PI इंटरव्यूज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। देखते हैं किस तरह के सवाल आपसे इंट्रोडक्शन और इस सब में पूछे जाएंगे और किस तरह से हमें इन्हें आंसर करना है। पहला क्वेश्चन, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपके सामने एक पैनल बैठा होगा 4 से 5 लोगों का। टेबल के दूसरी तरफ, टेबल के एक तरफ आप लोग बैठे होंगे और यूजुअली पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। IBPS PO में नहीं पूछे गए क्योंकि उसमें वो डायरेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग नहीं होते हैं। यहाँ पे आप जहाँ जॉब करने जाएंगे वहीं के लोग आपका इंटरव्यू लेंगे, तो दे विल बी वेरी इंक्लाइंड टू नो अबाउट योर सेल्फ। आंसर कैसे करना है मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में इसीलिए लिखा है। माई नेम इज़ XYZ, आप लोग अपना नाम बता के शुरू करेंगे। एंड आई एम फ्रॉम XYZ सिटी, आपका नाम और उसके बाद आपका शहर, आप कहाँ से है। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन बतानी है। आई कंप्लीटेड माई क्लास 10th इन सो एंड सो ईयर, क्लास 12th इन सो एंड सो ईयर फ्रॉम सो एंड सो स्कूल। यूजुअली मैं ये मानकर चलता हूँ कि आप लोगों का जहाँ से बर्थ हुआ है वहीं से आपकी स्कूलिंग हुई है, तो आप वही लेंगे। 10th और 12th आपका सेम स्कूल से हुआ होगा। अगर अलग अलग स्कूल से है तो आप अलग अलग करके शुरू करेंगे। आई फिनिश माई ग्रेजुएशन इन सो एंड सो इन 2023। ये एक मैंने अपनी टाइमलाइन के हिसाब से लिया है कि 10th 2018 में करी, 12th 2020 में करी, ग्रेजुएशन 2023 में करी। फॉर द लास्ट 2 years आई हैव बीन प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बोल सकते हैं कि यू हैव बीन सीरियसली प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम्स which has strengthened my understanding of banking concepts, current affairs, problem solving skills। जब आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस बोलेंगे तो आप बोलेंगे कि इट हैज स्ट्रेंथन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंकिंग कॉन्सेप्ट, इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आई एम डिसिप्लिन्ड, कंसिस्टेंट एंड क्विक एट अडेप्टिंग टू न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज। थोड़ी अपनी तारीफ करेंगे कि उन्हें पता चले आपको क्यों हायर करना है। आई बिलीव द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग की जगह अगेन आप इंश्योरेंस कर देंगे। बैंकिंग सेक्टर ऑफर्स द राइट एनवायरमेंट फॉर ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड मीनिंगफुल कस्टमर इंटरेक्शन एंड आई एम ईगर टू बिगिन माई करियर इन दिस फील्ड। यहाँ पे आप उन्हें स्लाइटली हिंट कर देंगे कि आप इस फील्ड में आना चाहते हैं एंड यू वांट दिस जॉब। माय हॉबीज आर, यहाँ पे आप अपनी हॉबीज बताएंगे, जैसे कि आप खुद भी बता सकते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, प्लेइंग चेस, वॉचिंग क्रिकेट। बट जो भी हॉबीज बताएंगे उससे रिलेटेड रीसेंट न्यूज़ जो भी होगी वो आप बताएंगे। न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए। मोर ओवर आप कुछ बेसिक हॉबीज बोल सकते हैं कि सर आई लव टू स्टे फिट, आई डू योगा, आई डू वॉकिंग, आई डू रनिंग, आई लव कुकिंग। इस तरह की हॉबीज आप बता सकते हैं। तो अगेन आंसर किस तरह से करना है। सर मेरा नाम XYZ है, मैं XYZ सिटी से हूँ। मैंने क्लास 10 साल 2018 में और क्लास 12 साल 2020 में XYZ स्कूल से पूरा किया। इसके बाद 2023 में मैंने ABC फील्ड में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। पिछले 2 साल से मैं बैंकिंग ओब्लिक इंश्योरेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, जिससे मेरा बैंकिंग कॉन्सेप्ट, इंश्योरेंस कॉन्सेप्ट, करंट अफेयर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में अच्छा फाउंडेशन बना। मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, कंसिस्टेंट हूँ और नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को जल्दी सीखकर अडेप्ट कर लेता हूँ। मुझे लगता है कि इंश्योरेंस सेक्टर मुझे स्टेबिलिटी, ग्रोथ और लोगों के साथ डायरेक्ट काम करने का सही अवसर देता है, इसलिए मैं यहाँ अपना करियर शुरू करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरी हॉबीज़ हैं गाने सुनना, वॉकिंग करना, कुकिंग करना। एक फ्लो में आपको आंसर देना है, चाहे आप इंग्लिश में आंसर दें या हिंदी में आंसर दें, वो आपकी मर्जी होगी। अगला सवाल देखते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू ज्वाइन NISCL एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। आप NISCL में AO बन के क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वो पूछेंगे भाई आप क्यों इस कंपनी में आना चाहते हो। I want to join NISCL as an administrative officer because it combines public service, financial stability and professional responsibility। आपने यहाँ पे 3 मेजर चीज़ें बता दी, क्योंकि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है तो आप पब्लिक के लिए सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल हो। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको अपनी जॉब, अपना करियर, अपनी सैलरी भी देखनी है। एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप जो भी कुछ काम कर रहे हो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, फालतू का काम नहीं कर रहे हो। ठीक है। आई वॉन्ट टू ज्वाइन NISCL एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बिकॉज इट कंबाइंस पब्लिक सर्विस, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रोफेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। NISCL plays a crucial role in protecting individual businesses and government assets which directly contributes to economic stability। आप ये भी देखो कि आप NICL अगर ज्वाइन करते हो तो एज एन इंश्योरेंस कंपनी यू आर प्रोटेक्टिंग इंडिविजुअल्स, लोगों का इंश्योरेंस करते हो। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस है, बाइक का इंश्योरेंस है, गाड़ी का इंश्योरेंस है।
बिजनेसेस हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के इंश्योरेंस होते हैं। एंड गवर्नमेंट एसेट्स, गवर्नमेंट के जो एसेट्स होते हैं, बिजनेसेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, ट्रेन्स हैं, गवर्नमेंट बसेस चल रही हैं, मेट्रोज चल रही हैं, एरोप्लेन्स चल रहे हैं, हर चीज़ का इंश्योरेंस होता है। और जब हर चीज़ सेफ है, हर चीज़ का रिस्क कवर है, सो इट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। As an administrative officer, I will get exposure to underwriting, claims, risk assessment, and operations, which aligns with my interest in insurance and finance. आप ये बताओगे कि एज एन एओ आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा उनके पास काम करने से, जो डायरेक्टली आपके इंटरेस्ट का ही पार्ट हो रहा है। ऑल्सो वर्किंग इन पब्लिक सेक्टर इंश्योरर गिव्स मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व सोसाइटी while maintaining transparency, accountability and long term career growth। तो आपने एक अच्छा सा रीजन बनाकर दे दिया कि एज एन एओ आपका क्या बेनिफिट है, इसमें कंपनी को आपसे क्या बेनिफिट मिल रहा है और सोसाइटी को आपसे क्या बेनिफिट मिल रहा है। आंसर इसका हिंदी में भी एक बार देख लेते हैं। मैं न्यू इंडिया एश्योरेंस में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में इसलिए जुड़ना चाहता हूं या चाहती हूं क्योंकि यह पद सार्वजनिक सेवा, वित्तीय स्थिरता और पेशावर जिम्मेदारी तीनों को एक साथ जोड़ता है। एनआईएसीएल व्यक्तियों को, व्यवसायों को, सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता को सीधे समर्थन मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के रूप में मुझे अंडरराइटिंग, क्लेम्स, जोखिम मूल्यांकन और ऑपरेशन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिलेगा, जो बीमा और वित्त में मेरी रुचि के अनुरूप है। इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी में कार्य करना मुझे पारदर्शिता, जवाबदेही और दीर्घकालिक करियर विकास के साथ समाज की सेवा करने का अवसर प्रदान करता है। इंग्लिश में अगर एक फ्लुएंसी में ही ये आंसर हमें बोलना है, I want to join NISCL as an administrative officer because it combines public service, financial stability, and professional responsibility. NISCL plays a crucial role in protecting individuals, businesses, and government assets, which directly contributes to economic stability. As an administrative officer, I will get exposure to underwriting, claims, risk assessment, and operations, which aligns with my interest in insurance and finance. Also, working in public sector insurer gives me an opportunity to serve society while maintaining transparency, accountability and long-term career growth। आपने एक अच्छा सा आंसर बना दिया। क्लियर? अगला देखते हैं। What do you know about NISCL? जब आप NISCL की इतनी तारीफों के पुल बांध दोगे तो ये भी तो पूछेंगे NISCL के बारे में आपको क्या पता है। NISCL is India's largest public sector general insurance company established in 1919. It is owned by Government of India, operates under the regulatory framework of IRDAI. The company offers a wide range of products such as motor insurance, health insurance, fire insurance, marine insurance, and engineering insurance. NIACL also has a global presence which reflects its strong financial position and operational capability. NIACL भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी है। सामान्य बीमा से हमारा मतलब जनरल इंश्योरेंस होता है, जिसकी स्थापना साल 1919 में हुई थी। यह भारत के स्वामित्व में है, भारत सरकार के स्वामित्व में है और IRDAI के नियामक ढांचे के अंतर्गत कार्य करती है। एज इन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओनरशिप है और IRDAI क्योंकि वो इंश्योरेंस का रेगुलेटर है, उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अंडर काम करती है। ये कंपनी मोटर बीमा, स्वास्थ्य बीमा, अग्नि बीमा, समुद्री बीमा और इंजीनियरिंग बीमा जैसे विभिन्न प्रकार के सामान्य बीमा उत्पाद प्रदान करती है। NISCL की अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति भी है, ये चीज मेंशन जरूर करिएगा, जो इसकी मजबूत वित्तीय स्थिति और परिचालन क्षमता को दर्शाती है। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट आंसर फॉर योर NISCL इंटरव्यू। अगले सवाल पर चलते हैं। हाउ इज NISCL डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज? अभी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो गया कि आप पब्लिक सेक्टर कर रहे हो, आपकी ये कंपनी प्राइवेट सेक्टर कंपनीज से डिफरेंट क्यों है? NISCL differs from private insurance mainly in its objective and approach. Being a public sector insurer, NISCL focuses on financial inclusion, social security, and long-term stability, whereas private companies are more profit-driven and selective. NISCL also plays a major role in government schemes, rural insurance, and social sector coverage, ensuring trust and reliability among customers. Its claim settlement process is guided by public accountability and transparency, which builds long-term confidence. क्या हमने समझने की कोशिश की? हमने डायरेक्टली बताया कि पब्लिक सेक्टर हमारा प्राइवेट सेक्टर से बेटर क्यों है, क्योंकि ये अपने उद्देश्य और कार्यप्रणाली से भिन्न होती हैं। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी हो गई हमारी NISCL जैसी, ये प्राइवेट इंश्योरेंस से अलग है। आप जब पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं तो आपका फोकस कुछ इन चीज़ों पे हो जाता है, जैसे फाइनेंशियल इंक्लूजन पर हो जाता है, सोशल सिक्योरिटी पर हो जाता है, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पर हो जाता है। बट जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो
मोर और लेस प्रॉफिट ड्रिवन और सिलेक्टिव होती हैं। वो पब्लिक के लिए काम ना करके अपने लिए काम करती हैं। बट आप जब पब्लिक सेक्टर हो तो आपके नाम में ही पब्लिक लिखा हुआ है, आप पब्लिक के लिए आपकी जवाबदेही है, आपको कोई ओनर नहीं है। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट तो हमारी फॉर द पीपल बाय द पीपल है ना। तो यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर पीपल ऑफ द नेशन, यू आर नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर सम टॉप इंडिविजुअल्स टू फिल देयर पॉकेट विद द प्रॉफिट्स। NISCL इसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स में, रूरल इंश्योरेंस में, सोशल सेक्टर कवरेज में भी रोल प्ले करती है। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे रेवेन्यू जनरेशन कम होता है, इसलिए यहाँ पब्लिक सेक्टर जाता है। एंश्योरिंग ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी अमंग कस्टमर्स, इनका क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस जो है वो पब्लिक अकाउंटेबिलिटी से गाइड होता है और ट्रांसपेरेंसी से, विच बिल्ड्स लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस। अगला सवाल देखते हैं, वाई शुड बी सेलेक्ट यू फॉर दिस रोल। अब ये पूछा जा सकता है भाई why should we hire you, why should we select you, इस तरह से करके भी पूछते हैं। You should select me because I bring conceptual clarity, sincerity and a learning mindset। मतलब आप अपने थॉट्स में क्लियर हो, सिंसियर हो, सीखने के लिए रेडी हो। I understand that an administrative officer's role requires technical knowledge, ethical conduct and customer sensitivity। टेक्निकल नॉलेज यहाँ पे IT रिलेटेड नहीं है, टेक्निकल से यहाँ मतलब होता है कि आपको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। एथिकल कंडक्ट, एथिकल कंडक्ट से मतलब होना चाहिए कि आप आप करप्ट तो नहीं हो, आपके मॉरल सही हैं। और कस्टमर सेंसिटिविटी, क्योंकि कस्टमर जिस नाम के भरोसे पर आपके पास आ रहे हैं, यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज अ ब्रांड। एज विच ब्रांड? NISCL। कस्टमर के लिए आप कंपनी हो, वो आप ही के पास आएगा, आप ही उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दोगे। तो यू आर सपोज टू बी सेंसिटिव टुवर्ड्स द कस्टमर। I am comfortable working under pressure, willing to learn from seniors, and committed to following organizational values. Most importantly, I see this role not just as a job, but as a responsibility towards policyholder and the organization। तो आपको क्यों हायर करना है? क्योंकि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी लेकर आ रहे हो, सिंसियरिटी भी लेकर आ रहे हो, लर्निंग माइंडसेट भी लेकर आ रहे हो। आपको पता है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत है, एथिकल कंडक्ट की जरूरत है और कस्टमर सेंसिटिविटी की जरूरत है। आप प्रेशर में काम करने के लिए रेडी हो, सीनियर से सीखने के लिए रेडी हो और ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज के साथ कमिट करने के लिए रेडी हो। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कमिटमेंट नहीं होता है। आप जब एक ऑर्गेनाइजेशन का टैग पहनते हो, ID कार्ड पहनते हो, तो आपकी सोच उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलाइन होनी चाहिए। Most importantly, I see this role not just as a job, but as a responsibility towards policy holder and organization। क्योंकि जो आपके पॉलिसी होल्डर्स हैं, उन्होंने ही आपकी सैलरी का पैसा दिया है, उनके ही प्रीमियम से जो वो पैसा दे रहे हैं पॉलिसी खरीदने के लिए, उसी से ही आपका घर चल रहा है, आपकी रोजी रोटी चल रही है। तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी तरफ, और जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आपको सेलेक्ट किया जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे लोगों को सवाल आता है कि सर स्ट्रेंथ में क्या बताएं, वीकनेस में हम लोग क्या बताया करें। देखते हैं इसके आंसर को। माई की स्ट्रेंथ आर डिसिप्लिन, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड एबिलिटी टू स्टे काम अंडर प्रेशर। ये कुछ वो स्ट्रेंथ है जो आपको फाइनेंशियल सेक्टर के किसी भी इंटरव्यू में आपके काम आती हैं। इसके बाद मैंने कुछ रैंडम स्ट्रेंथ और वीकनेस भी दी हैं जो आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं। कोशिश आपको ये करनी है कि आपको खुद से आपकी स्ट्रेंथ है वीकनेस पता हो, नहीं पता आप यही एज इट इज कॉपी करके बोल दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। I also have good analytical thinking which helps me understand situations and take practical decisions. I learn quickly and adapt well to new environments which I believe is important in the financial sector। तो यहाँ पे आपने खूब सारी ऐसी ऐसी चीजें बोल दी जो फाइनेंशियल सेक्टर के लिए जरूरी हैं। आप जब एक कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, पब्लिक के साथ डील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। जब पब्लिक के साथ डील कर रहे हो, पब्लिक हर तरह की होगी, तो आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए और प्रेशर में आपको काम रहना चाहिए। फिर आपकी एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है, भाई आप प्री और मेंस निकाल कर आए हो, रीजनिंग के पजल्स बनाए हैं, सीटिंग अरेंजमेंट करा है, शुलॉक्स करा है, तभी तो हुआ है जब एनालिटिकल थिंकिंग अच्छी है। उसकी हेल्प से क्या होता है, यू अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड टेक प्रैक्टिकल डिसीजंस। आप नए एनवायरनमेंट में क्विकली अडेप्ट कर लेते हो, जो कि फाइनेंशियल सेक्टर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस बदलती रहती है टाइम के साथ, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स नए नए आते रहते हैं, कंपनी के हेड बदलते हैं, तो फिर एनवायरनमेंट बदलता है पूरी कंपनी का। तो यू शुड बी एबल टू अडेप्ट टू न्यू एनवायरनमेंट्स। अब इसके बाद वीकनेस की बात करते हैं। ये सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ होती है लोगों के लिए। लोग बोलते हैं कि सर वीकनेस क्या है, हमारी वीकनेस हमें ऐसी बताओ जो स्ट्रेंथ लगे। टेक्निकली ऐसी कोई वीकनेस नहीं होती कि वो स्ट्रेंथ लगे।
वीकनेस का मतलब ही वीकनेस होता है, वो कभी आपकी स्ट्रेंथ नहीं बन सकती। आप इस तरह से आंसर करेंगे कि वो वीकनेस आपके काम को अफेक्ट ना करे। वन ऑफ माई वीकनेस इज दैट आई टेंड टू डबल चेक माई वर्क टू एंश्योर एक्यूरेसी, which sometimes takes a little extra time. However, I am actively improving this by using better time management techniques and prioritizing tasks more effectively. I make sure that accuracy and speed stay balanced. इस तरह से आप वीकनेस को आंसर करोगे। इसके अलावा मैं कुछ अच्छी वीकनेस आपको बताता हूं, ठीक है। वो वीकनेस ऐसी हैं जिससे बिल्कुल भी आपके इंटरव्यू पे फर्क नहीं पड़ेगा। इंटरव्यूअर का मोड थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चश्मा पहनते हो, आपके स्पेक्ट्स लगे हैं, आप बोलोगे सर समटाइम्स आई फील माई स्पेक्ट्स आर माई वीकनेस। वो भी हंसते हुए पूछेंगे क्यों, या थोड़ा शॉक होकर पूछेंगे क्यों। क्योंकि आप जब 3D मूवीज देखने जाते हो तो आपको दिक्कत होती है, आपको गॉगल्स पहनने में दिक्कत होती है। आप कहीं घूमने जाते हो, फ्रेंड्स के साथ घूमने जा रहे हो, आउटिंग पर जा रहे हो, आपको अपने शेड्स के साथ साथ अपने स्पेक्ट्स भी कैरी करने पड़ते हैं। तो ये आपको दिक्कत लगती है कभी कभी अपने साथ में। या आपका वेट ज्यादा है, डोंट टेक इट पर्सनली, किसी को बॉडी शेम नहीं कर रहा, से आपका वेट ज्यादा है, तो सर माई वेट इज माई वीकनेस, आई एम ओवर वेट, या फिर आई एम नॉट फिट, है ना। तो उसमें क्या है कि सर मैं इसको ठीक करने के लिए मैंने एक्सरसाइज शुरू करी है, मैंने डाइट कंट्रोल शुरू करा है, मैंने योगा शुरू करा है। इस तरह की वीकनेस आप बोल सकते हो अगर ऐसे कुछ इश्यूज आपके साथ हैं तो अच्छा, अब कुछ रैंडमली हम लोग स्ट्रेंथ और वीकनेस देखते हैं जो इंटरव्यू में काम आ सकती हैं। 5 बेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? आप डिसिप्लिन होने चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आप क्विक लर्नर होने चाहिए, यू शुड स्टे काम अंडर प्रेशर, रेस्पॉन्सिबल और रिलायबल होना चाहिए। अगर आप डिसिप्लिन हो तो कंपनीज को आप अच्छे लगोगे, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, कंपनी को आप अच्छे लगोगे, क्विक लर्नर हो, कंपनी को आप अच्छे लगोगे, यू स्टे काम अंडर प्रेशर, कंपनी को आप अच्छे लगोगे, रेस्पॉन्सिबल हो, रिलायबल हो, ऐसे ही लोग कंपनीज को चाहिए। कुछ वीकनेस देखते हैं, जैसे आप अपने काम में डबल चेक करते हो, है ना। तो इससे क्या होगा, अगर आप डबल चेक कर रहे हो एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए, तो कभी कभी एक्स्ट्रा टाइम लगता है, बट आप इस चीज पे काम कर रहे हो। डिफिकल्टी सेइंग नो, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू से नो व्हेन समवन आस्क फॉर हेल्प इवन व्हेन आई एम बिजी। ये बहुत से लोगों की वीकनेस होती भी है, बहुत से लोग बोलते हैं यार मैं किसी को मना नहीं कर पाता या किसी को मना नहीं कर पाती, और ये ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली में चाहिए। उन्हें चाहिए कि सीनियर्स ने जो काम बोला आप उस काम को करके दो, मना ना करो। ओवरथिंक बिफोर डिसीजंस, ये भी एक अच्छी वीकनेस है। आई समटाइम्स ओवरथिंक सिचुएशंस व्हाइल ट्राइंग टू चूज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जरूरी होता है, आप रैंडमली हबड़ तबड़ करके डिसीजन नहीं लेते हो। नॉट डेलीगेटिंग वर्क इजली, sometimes I prefer doing tasks myself instead of delegating, but I am improving this habit. अब ये क्या है, आपको जो भी काम दिया गया है आप किसी और पे ना थोप के आप खुद ही उस काम को करने की कोशिश करते हो। तो ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी वीकनेस है एक। हेजिटेटिंग टू आस्क फॉर हेल्प, ऐसे लोग भी कंपनीज को पसंद आते हैं। आई हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प बिकॉज आई ट्राई टू सॉल्व थिंग्स ऑन माई ओन फर्स्ट, बट आई एम इंप्रूविंग दिस। इंप्रूव क्यों करना है? क्योंकि अगर आपको लगता है कोई आपकी वीकनेस है तो वो आप इंप्रूव भी तो करोगे। वीकनेस पता होने का ये मतलब थोड़ी ना कि सर ये मेरी कमजोरी है, अब है तो है, डील करो, नहीं। कमजोरी आपकी है, आपको ऐसा लगता है, तो आप उसे सुधारोगे भी। अगला सवाल देखते हैं, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? सबसे पहली चीज, आप लोग 5 साल में दुनिया नहीं बदलोगे। आप 5 साल में इंश्योरेंस कंपनी का फेस नहीं बदल दोगे। आप 5 साल में सीएमडी नहीं बन जाओगे। प्रैक्टिकल रियलिस्टिक आंसर होना चाहिए। In the next 5 years, I see myself as a competent and dependable administrative officer in NIACL. I want to gain strong experience in underwriting, claims management, and policy servicing, and contribute meaningfully to organization goals. ये सारे words इसलिए बोलने हैं आपको, so that उन्हें लगे कि you are responsible and you know what you are, या फिर you know what you will be doing in the company. जब ये वर्ड्स बोल दोगे अंडरराइटिंग का, क्लेम्स मैनेजमेंट का, पॉलिसी सर्विसिंग का, तो हाँ ये लड़का या फिर ये लड़की अवेयर है इंश्योरेंस के बारे में, इसे पता है इंश्योरेंस में क्या क्या होता है। ये आपको अपने आंसर्स के थ्रू शो करना है। I also aim to continuously upgrade my skills and take on higher responsibilities while maintaining integrity and professionalism. आप अपने स्किल्स को भी अपग्रेड करोगे, हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी लोगे, बट इंटीग्रिटी और प्रोफेशनलिज्म को मेंटेन करते हुए।
आप कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं करोगे, आप शॉर्टकट्स नहीं लोगे, आप सही तरीके से कंपनी की पॉलिसीज के अकॉर्डिंगली काम करोगे। अगला सवाल देखते हैं। टेल मी अबाउट अ टाइम यू हैंडल्ड प्रेशर और अ डिफिकल्ट सिचुएशन। इस तरह का सवाल भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है अलग अलग इंटरव्यूज में। तो यहाँ पे आपको एक रैंडमली एग्जांपल बता दोगे, नहीं भी होगे, एक एग्जांपल मैंने दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप नेट पे भी सर्च करोगे, खुद से भी अगर सोचोगे ना, कई बार हम लोगों ने अपनी लाइफ में प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करी हैं। जैसे कोविड में बहुत सारे लोगों ने प्रेशर सिचुएशन हैंडल्स करी हैं। कोविड में बहुत सारे लोगों ने वॉलंटियर बन के अपना ब्लड डोनेट करा था। लोगों के घर में दिक्कतें थी, फिर भी लोग दूसरों की हेल्प करने के लिए आगे आए थे। आप एक छोटा सा एग्जाम्पल लो वर्क या कॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी का। I was assigned a task at the last moment because a team member was unavailable. The deadline was short and everyone was stressed. I quickly assessed the requirements, made a plan, and focused on the most important parts first. I coordinated with the team, divided the remaining tasks, and we completed the work on time. This situation taught me how to stay composed, prioritize effectively, and support the team during pressure situations. ये एक आंसर मैंने दिया है। ऐसे बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। कोशिश ये करिए कि इस तरह के क्वेश्चंस को पहले आप अपने पास लिखो। लिखने के बाद आप लोग अपने आंसर्स खुद से बनाकर लिखो। हर क्वेश्चन के आगे अपना आंसर लिखो। अपना आंसर नहीं लिखा जा पा रहा है तो आप मेरे आंसर्स को कॉपी करो। कोई भी अगर डाउट होता है आप लोग टेलीग्राम पे मेरे से कनेक्ट करिए। टेलीग्राम लिंक मैंने डाला हुआ है वीडियो के लास्ट में, आप लोग मुझसे कनेक्ट करिएगा। एक बार मेरे पिछले कॉलेज में या वर्क में टास्क में अचानक एक अर्जेंट काम आ गया क्योंकि एक टीम मेंबर अवेलेबल नहीं था। डेडलाइन बहुत शॉर्ट थी और टीम पर काफी प्रेशर था। मैंने सबसे पहले कामली सिचुएशन को समझा, फिर एक छोटा सा प्लान बनाया और इंपॉर्टेंट काम को पूरा करने पर फोकस किया। मैंने बाकी टीम के साथ मिलकर टास्क डिवाइड किए और सबके कोऑर्डिनेशन से हम समय पर काम पूरा कर पाए। अभी कोई भी काम हो सकता है, मान लीजिए आपके कॉलेज में कोई टेक्निकल इवेंट हो रहा है, कोई और फेस्ट हो रहा है, कोई कल्चरल इवेंट हो रहा है। लास्ट में क्या हुआ भाई, एक कोई पर्सन था बीमार पड़ गया, वो नहीं आ पा रहा। ठीक है, अब 3 दिन का टाइम बचा है, बहुत सारा काम बचा है। तो आपने सिचुएशंस को एसेस करा, आप काम थे, आपने प्लान बनाया और आपने ये देखा कि इसमें से अब क्या क्या पेंडिंग है, उसमें से पहले हमें क्या क्या काम करना है। उस तरह से हमने कोऑर्डिनेट करके एक टीम के साथ, एक टीम के थ्रू, एक टीम की तरह हमने अपना टास्क प्रायोरिटाइज करके कंप्लीट किया। इस तरह से हमें आंसर करना है। Why do you want to join the insurance sector after your academic background? अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये इसलिए है कि कोई बीटेक करके इंश्योरेंस का इंटरव्यू दे रहा है, कोई बीसीए, बीबीए, एमबीए करके इंटरव्यू दे रहा है, कोई कॉमर्स से है, कोई साइंस से है, कोई किसी और स्ट्रीम से है। बच्चे ये सवाल पूछते हैं, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि आप बीटेक करके क्यों आ गए, आप बीसीए करके क्यों आ गए। तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट डायरेक्टली तो रिलेटेड नहीं होगा। इफ यू आर नॉट फ्रॉम कॉमर्स और एमबीए और बीबीए और फाइनेंस, आप डायरेक्टली इससे रिलेटेड नहीं हो। ये एक जनरलाइज आंसर है कि आपने अपार्ट फ्रॉम योर एकेडमिक्स क्या सीखा है अपनी एजुकेशन में, और वो आप लोग यहाँ पे यूज करेंगे। I want to join insurance sector because it offers a unique combination of public service, analytical decision making and long term professional growth. सबसे पहले तो आपने ये बता दिया आप इंश्योरेंस में क्यों आना चाहते हो, irrespective of academic background. Insurance is not limited to one discipline. It requires logical thinking, risk assessment, data analysis, communication, and ethical judgment. अब ये जो है ना, which are skills developed across engineering, engineering में भी आप ऐसी skills develop करते हो, साइंस में भी करते हो, आर्ट्स में भी करते हो, कॉमर्स में भी करते हो, और कोई अगर स्ट्रीम में वहां पर भी करते हो। ये स्किल्स आप डेवलप करते हो जो डायरेक्टली कंपनी के आपके काम आएंगी। Moreover, the insurance sector plays a crucial role in the financial stability, social security, and economic resilience by protecting individuals, businesses, and public assets from unforeseen risk. यहाँ पे आपने ये बता दिया अपने ही आंसर में कि देखो आपने आंसर कैसे शुरू करा। सबसे पहले आपने बताया कि आप इंश्योरेंस में आना चाहते हो, है ना, आपने उसका बेनिफिट बता दिया। आपने फिर ये बता दिया कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड के अलावा इंश्योरेंस में बहुत कुछ है जो जरूरी है, जो आपने अपनी एकेडमिक्स में सीखा है। फिर आपने इंश्योरेंस सेक्टर पर आ गए कि इंश्योरेंस सेक्टर अच्छा है, आप यही बता रहे हो इंश्योरेंस सेक्टर क्यों अच्छा है, इसलिए आप ज्वाइन करना चाहते हो। दिस ब्रॉडर सोसाइटल इंपैक्ट स्ट्रांगली मोटिवेट्स मी एज एन एओ। द रोल अलाउज मी टू अप्लाई माई एकेडमिक स्किल्स इन अंडर राइटिंग। अब एकेडमिक स्किल्स में ये आ जाता है कि आपने जो भी कुछ करा है, आप जब इंश्योरेंस में कुछ भी लिखते हो ना, तो जो अलग अलग स्ट्रीम्स होती है ना, चाहे इंजीनियरिंग की स्ट्रीम्स हो, कॉमर्स की स्ट्रीम्स हो, कोई और हो, वो सब आपके काम का पार्ट बन जाती हैं। आपको बहुत कुछ इसके अंदर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपको कुछ वर्क एक्सपीरियंस भी है मैकेनिकल का, तो आप मोटर के इंश्योरेंस में कुछ टर्मिनोलॉजीज ऐसी हैं जो आपको पता होंगी, आप उनका क्लेम सेटल करोगे,
आप पैसा दोगे, आप देखोगे क्या क्या पार्ट्स हैं, वो टर्मिनोलॉजीज आपके समझ में आएंगी। तो योर एकेडमिक स्किल्स इन अंडरराइटिंग, क्लेम्स मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस while continuously learning domain specific knowledge। डोमेन स्पेसिफिक से मतलब है यहाँ पे इंश्योरेंस से रिलेटेड आप कॉन्टिन्यूसली सीखते रहोगे क्या क्या है। Therefore, I see insurance not as a deviation from my background but as a practical and meaningful extension of it। तो जो भी आपने पढ़ा उसका एक एक्सटेंशन हो गया। अब जो सिविल वाले हैं, ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग वाले लोग रोड्स का इंश्योरेंस कराते हैं, अपने घरों का इंश्योरेंस कराते हैं। कोई अगर बायोलॉजी से रिलेटेड है, हेल्थ से, फार्मेसी से रिलेटेड है, वो बोलेगा कि सर हेल्थ इंश्योरेंस में मेरी नीड पड़ेगी, हेल्थ इंश्योरेंस में मैं काम आऊंगा। कोई कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, तो अब तो इतने डिजिटल इंश्योरेंस हो गए, आप ऑनलाइन लैपटॉप भी खरीदते हो, मोबाइल भी खरीदते हो, आपका इंश्योरेंस होता है उसका। तो इंश्योरेंस तो अब हर चीज में आ गया। मान लेते कोई एविएशन इंडस्ट्री से है, कोई हॉस्पिटैलिटी से है, तो ट्रैवल का इंश्योरेंस होता है। तो कितनी सारी जगह इंश्योरेंस है, हर फील्ड में इंश्योरेंस है। आप जिस भी फील्ड से पढ़ाई लिखाई कर कर आए हो, आपकी फील्ड इंश्योरेंस से जुड़ी हुई है। यही आंसर हिंदी में है। मैं बीमा क्षेत्र में इसलिए आना चाहता हूं या चाहती हूं क्योंकि यह क्षेत्र सार्वजनिक सेवा, विश्लेषणात्मक निर्णय क्षमता और दीर्घकालिक करियर का विकास संतुलित अवसर प्रदान करता है। ठीक है, अब इसके अंदर भी हमने वही सब लिखा जो पीछे इंग्लिश में लिखा था। तो जिन्हें हिंदी में आंसर करना है वो लोग यहाँ से ये आंसर पढ़ सकते हैं। आंसर पढ़ के आपको अपने लिए खुद से लैंग्वेज मिल जाएगी। कोशिश ये करिएगा इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स अपने हिसाब से लिखे। जो नहीं लिख पाएंगे आप मेरे आंसर्स कॉपी कर सकते हैं जो यहाँ मैंने लिखे हैं। फिर भी कोई दिक्कत होती है, टेलीग्राम पे आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी शहर से हैं और आपके फादर के ऑक्यूपेशन से। फॉर एग्जाम्पल, आपके फादर अगर किसान हैं, अगर किसान है तो आपसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड पूछा जा सकता है, आपसे बेसिक एग्रीकल्चर का कुछ भी पूछा जा सकता है। आपके फादर का कोई बिजनेस है तो ये पूछा जा सकता है कि फादर ने कोई इंश्योरेंस लिया हुआ है क्या। जैसे किसी का शॉप है, शोरूम है, लोग अपने शॉप्स का इंश्योरेंस लेते हैं, जो शॉप पे स्टॉक होता है उसका इंश्योरेंस लेते हैं। तो ये सारी चीजें बेसिक आपके फादर के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। और ये सिर्फ फादर के लिए नहीं, ये मदर के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी है और कुछ केसेस में सिबलिंग के ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी है। अब ये जो आंसर है ये हर इंडिविजुअल के स्पेसिफिक है, यहाँ पे मैं नहीं दे सकता। आपकी सिटी से रिलेटेड कोई भी अगर लेटेस्ट न्यूज होगी बड़ी, वो आपको पता होनी चाहिए। अगर आप किसी स्टेट कैपिटल में है या आपकी सिटी का कुछ भी फेमस है, वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एनसीआर में एक सिटी है नोएडा। नोएडा से रिलेटेड अगर कुछ भी मान लेते हैं कि नोएडा क्यों फेमस है, तो नोएडा को SEZ में डेवलप किया गया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन था नोएडा जब उसे डेवलप किया गया। कोई मान लेते हैं एनसीआर का एक एरिया है गाजियाबाद, तो गाजियाबाद जो है यूपी का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। कोई अगर सोनीपत से है ना, कोई अगर गुड़गांव से है, इस तरह से हर सिटी का अलग अलग रीजन है। कोई मान लीजिए लखनऊ से है, लखनऊ यूपी की कैपिटल है, गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ के पुराने किसी राजा का नाम बता दीजिए। कोई भोपाल से है, इंदौर से है, से फॉर एग्जाम्पल कोई इंदौर से है, इंदौर इंडिया की क्लीनेस्ट सिटी बनता आ रहा है इतने सालों से। कोई भोपाल से है, भोपाल इंडिया की क्लीनेस्ट कैपिटल बनता आ रहा है। कोई गोरखपुर से है, यूपी के चीफ मिनिस्टर है गोरखपुर से, वहां का गोरखनाथ जी का मंदिर है, बहुत फेमस है। कोई शिमला से है, शिमला हमारी हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, वहां पे जाकू जी का मंदिर है। कोई अजमेर से है, वहां पे अजमेर शरीफ जी की दरगाह जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। तो आपकी सिटी से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट चीजें या सिटी की फेमस चीजें आपको पता होनी चाहिए। और जो भी आपके फादर हैं, मदर हैं, सिबलिंग्स हैं, उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड ऊपर ऊपर का आपको आइडिया होना चाहिए। ये हमारे 10 PI के क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो इंश्योरेंस स्पेसिफिक होंगे। यहां तक अगर आपको कोई भी डाउट होता है, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप का हैंडल है, IBPS इंटरव्यूज करके। आप इस पे मेरे को सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरा थर्ड वीडियो था इस चीज पर। ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप में फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा मेन टेलीग्राम है, जिसको आप अगर विश वाइज क्लासेस के नाम से सर्च करेंगे, विश वाइज क्लासेस के नाम से आप अगर सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको मैं मिल जाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। कुछ भी अगर आपको इन वीडियो से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप कमेंट करके मेरे चैनल के साथ आप अपडेट रह सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर
मैं आपको डायरेक्टली गाइड करता हूँ ऑडियो मैसेजेस के थ्रू, ऑडियो कॉल्स के थ्रू। हम लोग वॉइस चैट करते हैं, जहाँ पे मॉक इंटरव्यूज हमने रिसेंटली अभी IBPS PO के लिए करे थे। NISEL के इंटरव्यू डेट्स आने के बाद हम वहाँ पर भी ये चीज़ शुरू करेंगे। ज्वाइन कीजिए, यू आर गोइंग टू लव इट। जो इंटरव्यू हेजिटेशन है वो आपका रिमूव हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद मी।